दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप सबके बीच में हूँ और उस पे चर्चा हुई है हमारी, जो सेंटर टेबल के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। जी, हम बात करने जा रहे हैं, कल भारत सरकार ने जो जो 4 नए श्रम कानून लाए हैं, जो 4 लेबर कोड है, जिस पे चर्चा एक लंबे समय से चल रही थी। भारत सरकार ने तमाम जो कोड हैं, जो लेबर कोड हैं, उसको लेके पहले ही राज्यसभा से तमाम जो बातें हैं, उसको पास कर ली थी, लेकिन उसको कानून का आधार नहीं मिल पाया। आज 2004 से लेकर 2014 के बीच में ये जो तमाम लेबर कोड पे जो चर्चा हुई और आज 2025 में इसको अमली जामा दिया गया। इसके अपने एक बेनिफिट्स हैं, जो सरकार के जो दावे हैं कि जो 29 लेबर कोड थे, तो उसको हटा के मात्र अब 4 लेबर कोड श्रमिकों के हित में लाया गया है, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनके बीच में प्रभावी होगा। सरकार के अपने एक दावे हैं, अपने इनकी बेनिफिशियरी स्कीम है श्रमिकों को लेके। सरकार का जो अब तक हम लोग देख रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो 4 नए लेबर कोड आने से जो श्रम सुधार में जो बदलाव की दरकार थी, जो आज़ाद भारत में अब तक नहीं हो पाया था, उस पे एक प्रभावी कदम होगा, कि 4 नए लेबर कोड आने से। सरकार का कहना है कि इसमें जो महिला है, पुरुष है, उसमें समानता का अधिकार दिया जाएगा। ओवरटाइम खटने पे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट होगी। असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको 8 घंटा का काम करना है और उसके एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको ओवरटाइम दिया जाएगा, ग्रेच्युटी दिया जाएगा। साथ में 40 साल से ऊपर के जो श्रमिक हैं, जो कोयला खदानों के साथ-साथ तमाम अन्यत्र जगह पे जहाँ पे रिस्क ज़ोन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काम करते हैं तो उनको ग्रेच्युटी भी दिया जाएगा। साथ में तमाम तरह की जो हेल्थ स्कीमें हैं, संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनको दी जाएगी। दोस्तों, सरकार के अपने तमाम मसलों पे अपने उनकी बातें हैं और एक लंबे जद्दोजहद के बाद ये श्रम कानून जो है, उसको अमली जामा पहनाया गया है। कल से वो रेगुलाइज़ भी हो गया है। ऐसे में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चाहे वो एचएमएस के लोग हों, एटक हो, सीटू हो, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो लोग हैं, इस पूरे जो श्रम कानून जो नए लेबर 4 कोड आया है, इसका विरोध चल रहा है। आपने पहले भी देखा कि इन वर्षों में कई बार भारत बंद को बुलाया गया, जिसमें कोयला कामगारों से लेके जो किसान, खेतिहर मजदूर हैं, तमाम सभी ने इस लेबर कोड के खिलाफ में आके बगावत की और भारत को बंद किया। लेकिन उसके बावजूद भी यह जो नया जो लेबर कोड है, उसको अमली जामा पहना दिया गया। ये तमाम मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हिंद मजदूर खदान फेडरेशन, जो एक बहुत बड़ी संस्था है, जो संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लीड करती है देश में, उनके जो जनरल सेक्रेटरी महामंत्री हैं, हरभजन सिंह सिद्धू साहब एक बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। उनका इस तमाम मसलों पे एक विचार आया है और हम चाहते हैं कि जो विचार जो साझा हुआ है, उस पे आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तमाम सवालों को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो श्रम कानून आया है, इससे सरकार के अपने दावे हैं और जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, जो बड़े ट्रेड यूनियन नेता हैं, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चाहे सीटू हो, एटक हो, एचएमएस हो, इंटक हो, तमाम सभी लोग इस लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। अब चीज़ें आगे आने वाले समय पे कहाँ तक अब ट्रेड यूनियन को रुख होता है, तो आने वाला समय पर स्पष्ट होगा। इसी को लेके 26 को एक बैठक भी बुलाई गई है। तमाम प्रकरण पे जो हिंद मजदूर खदान फेडरेशन के जो चीफ पर्सन हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया। आइए सुनते हैं। जो 4 लेबर कोड आया है, इसको सिद्धू साहब कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं? धन्यवाद। देखिए ओझा जी, आपका धन्यवाद। आपने इसके ऊपर हमारे से बात करना चाहा। मैं तो शुरू से ही सरकार को भी ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे देश में गरीबी और अमीरी में इतना बड़ा फर्क बन गया है और जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो वर्कर के जो खून पसीने की कमाई है उसके ऊपर भी डाका डाल रहे हैं, चोरी करते हैं, उसके वेज थेफ्ट करते हैं और काम के घंटे उनसे 12-12 घंटे नौकरी ले रहे हैं और उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। तो वो बंधुआ मजदूर हमारे देश में
पेपरों पे खत्म हो चुका है, परंतु अभी भी खुले तौर पर बंधुआ मजदूर जारी है। तो काम के घंटे भी 12 घंटे से ज्यादा होंगे। उनकी हेल्थ का भी कोई ख्याल नहीं होगा। वो नौकरी पर उनके ऊपर चोट लगती है, बीमार हो जाते हैं, मालिक उनके इलाज के लिए भी कोई पैसा नहीं देना चाहता है। सर, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, वो पढ़ लिख जाएं, वो देश का भविष्य बन जाए, इसके लिए भी कोई भी पूंजीपति अपने जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जिसका कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सर, उसमें से 1% भी एजुकेशन में नहीं देता है। वो गवर्नमेंट की टैक्स में चोरी कर रहे हैं, वर्कर की तनख्वाह में डाका डाल रहे हैं, और 1% देश का जो पूंजीपति है वो सर, देश की 50% से ज्यादा पूंजी के ऊपर अपना कब्जा कर गया है। सर, तो देश का जो निर्माण करता है, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, सर, उस पर अगर इस तरीके के कानून बन जाए कि मालिक को छूट मिल जाए, वो 8 घंटे से ज्यादा काम ले पाएगा सर, और उनके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल नहीं रखेगा, सर, उनके बच्चों की बीमारी का इलाज का ख्याल नहीं रखेगा, सर, वो मजदूर के बुढ़ापे का सहारा, पेंशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सर, तो ऐसे कानून जो हैं वो प्रजातांत्रिक, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है सर, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, सर, और जनता के को रुझाने के लिए उनके मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने वायदे किए हुए हैं। सर, परंतु जब वो धरातल पर नहीं उतरते हैं और जो निकलता है वो सारा का सारा पूंजीपतियों के फेवर में निकलता है, और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करती है सरकार, सर, तो इससे बहुत दुख की बात क्या हो सकती है। तो हमने तो सरकार को अपने हर लॉजिक से उनको समझाने का काम किया है कि ये अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कानून हैं, जहां पर जो सूरज उगने से पहले नौकरी शुरू होती थी, सूरज डूबने के बाद नौकरी खत्म होती थी, सर, वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, ब्रिटिशर हमारे से लेते थे। वही अगर हमारे देश में आज 75 साल हमने देश की आज़ादी को मनाया है, सर, तो उसमें भी अगर ऐसे कानून बनेंगे सर, तो देश का आम जो नागरिक है, मेजोरिटी है, जो 85% पॉपुलेशन गरीब आदमियों की है, वो कैसे गुजारा करेगी। वो तो जसलाई के बंधुआ मजदूर हो गई। सर, तो उसमें लेबर मिनिस्टर ने आश्वासन दिए थे सर, कि भाई इसमें हम सुधार करेंगे, जो आप बात कर रहे हैं वही गवर्नमेंट की सोच है सर, और वो देश के निर्माण करता है। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते हैं, सर, परंतु जो धरातल पर निकल कर आया है वो एक प्रेस स्टेटमेंट में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं उन्होंने कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेंगे, लेंगे तो उसको कंसर्न से लेंगे और उनको डबल ओवर टाइम देंगे, काम, और उनकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, 40 साल के बाद हेल्थ का चेकअप होगा। सर, परंतु ये कोड में तो कहीं नहीं है ना। कोड जो है जो लागू किए हैं पार्लियामेंट में, सर, उसमें ये प्रोविजन नहीं है सारे। सर, तो इसलिए हमें बड़ा दुख है कि जब सरकार मान रही है कि ये उनके ऊपर कानूनों से अत्याचार और बढ़ जाएगा वर्कर के ऊपर, परंतु उनको बिना सुधार किए हुए लागू करना जो है ये सर, बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और इसके ऊपर देश का वर्कर जागेगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि भी जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो जागे, वो पर वो गरीब है बेचारा, सुबह कमाने आता है, शाम को जाके बच्चों में अपना पेट भरता है, बच्चों को पालता है, सर, तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बड़ी पूंजीपति जमात के खिलाफ खड़ा हो जाए। सर, तो ये ठीक नहीं है। अंग्रेजों को भी निकालने में 250 साल लगे थे। अगर सरकार अंग्रेजों की तरह ही बिहेव करेगी, गुलाम बना के देश को रखना चाहेगी, तो ये मेरे ख्याल से प्रजातंत्र के ऊपर कलंक सा लगता है। तो इसको हमारा प्रयास तो यही रहेगा। हम तो अभी पिछले 19 से लगातार इस बात में प्रयास कर रहे थे कि देश के कामगार की मिनिमम सैलरी जो है वो नेशनल वेज 40,000 से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें वो मियाँ बीवी, 2 बच्चे और माँ बाप को नहीं पाल सकता है, तो लिहाजा 40,000 उसकी मिनिमम वेज हो और उसके ऊपर उसको मेडिकल फ्री मिले, उसके बच्चों को एजुकेशन हायर तक फ्री मिले, रहने के लिए घर मिले, उसमें पीने के लिए पानी मिले, बिजली 24 घंटे फ्री में रहे उनके पास। तो ये सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। इनके पेपरों में है, मैनिफेस्टो में है, परंतु जब धरातल पर ये जो कोड आए हैं उसमें ये सब चीजों का बहुत ही जबरदस्त अभाव है। और हमने जब भी हम
लेबर मिनिस्टर को मिले हैं, और हाँ। जब भी मौका मिलता है, अभी हमने वित्त मंत्री को भी ये कहा है कि हाँ। हमारे देश में 65 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं सरकारी डिपार्टमेंटों में, चाहे वो केंद्र की हैं, राज्य की हैं, या वो पब्लिक सेक्टर है। हाँ। उसको क्यों रोके बैठे हैं आप? उसमें रोक क्यों लगा रखी है? उनको तुरंत भरिए, ताकि हाँ। कम से कम देश के 65 लाख नौजवानों को, हमारा देश जो है 2026 में दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री हो जाएगी, हाँ। सबसे नौजवान कंट्री हो जाएगी। 65% से ज्यादा नौजवान वो 29 साल से नीचे के हो जाएंगे। हाँ। उनके हाथ में काम नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो वो बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए, वो नेपाल नहीं बनना चाहिए, वो श्रीलंका नहीं बनना चाहिए। अब ये बात सरकार सुनती तो है, परंतु उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि देश की बदकिस्मती है। परंतु इसके ऊपर आज नहीं तो कल मैं आशावादी हूँ कि देश का नागरिक जागेगा और ऐसे अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होगा, और जो सरकार आम नागरिक के हित में काम नहीं करेगी उसको सबक सिखाने का काम करेगा। मेरा तो यही कहना है। तब ये जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 26 को एक बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है लेबर कोड के लेकर, उसमें सर आपकी यूनियन की भी भूमिका रहेगी क्या सर? हमारी हर उस इशू के ऊपर भूमिका है जो मजदूर के हित में काम है, और मजदूर के हितों पर जहां पर भी कठोराघात है, चाहे वो किसी मालिक का है, बड़े से बड़े का, चाहे वो सरकार का है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। हिंद मजदूर सभा कोई राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है, मजदूरों का संगठन है। हमारा धर्म बनता है जब तक मजदूर के ऊपर जुल्म रहेगा, हिंद मजदूर सभा उसके ऊपर अपनी आवाज को